हेलो एवरीवन, माय नेम इज शादान सैफी। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी। ठीक। तो ये यूनिट 3 का टॉपिक है यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के सिलेबस में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर होता क्या है। ठीक है। तो जेंडर जो होता है ना, हमेशा और हमेशा याद रखना है, ऐसे रोल्स, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे एक्सप्रेशंस या फिर आइडेंटिटीज को कहते हैं जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं और एसोसिएट किए जाते हैं एक मैन या वुमन या फिर कोई नॉन बाइनरी से, मतलब जो मैन वुमन ना हो, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि तो इसका मतलब पहले हमें क्या पता चला डेफिनेशन से कि जेंडर किसको कहते हैं? सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो ऐसी चीज जो नेचुरली नहीं पाई जाती है, सोसाइटी में कंस्ट्रक्ट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, ऐसे सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशन या आइडेंटिटीज को जेंडर कहते हैं। ठीक है। तो मेन यहाँ पर जो टर्म है ना, वो है आइडेंटिटीज और रोल एंड बिहेवियर। ठीक है। ऐसे बिहेवियर और आइडेंटिटी से जेंडर बनता है जो सोसाइटी एसोसिएट करती है किसी मैन से, वुमेन से, नॉन बाइनरी पर्सन से, जैसे कि ट्रांसजेंडर से। ठीक है। तो यहाँ पर ये अलग होता है सेक्सुअलिटी से या फिर सेक्स से, वो हम आगे देखेंगे कैसे अलग होता है। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर जगह पाया जाता है। ठीक है। हमेशा हंटर गैदरिंग सोसाइटीज में भी जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होता था। जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग उसको सोसाइटी में अलग अलग रोल्स दिए जाते हैं। जैसे कि फीमेल्स घर का काम करेंगे या मेल्स बाहर बाहर फैक्ट्रीज में काम करने जाएंगे, तो ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। और पावर भी अलग अलग होती है, फीमेल्स की पावर अलग होगी, मेल्स की पावर अलग होगी सोसाइटी में। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड होते हैं जेंडर्स। सबसे ऊपर ज्यादातर सोसाइटीज में क्या होता है कि मेल्स डोमिनेटिंग सोसाइटीज होती हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो मेल्स ऊपर होते हैं और फीमेल्स भी जो हिरार्की होती है, जेंडर हिरार्की, उसमें लोअर स्टेटम पर आती है। सब और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब सोसाइटी लर्न करवाती है इंडिविजुअल को कि अगर आप एक मेल हो तो आपको इस तरह से बिहेव करना है, आपको ये रोल प्ले करना है। ठीक है। मेल है तो कंस्ट्रक्शन जो लेबरर होते हैं वो मेल्स होते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चरल वर्क में जो लेबर वाला काम करेंगे वो मेल्स करेंगे। तो सोसाइटी ने एक सोशल कंस्ट्रक्ट बना दिया है, क्या रोल कौन प्ले करेगा और मेल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कि जनरली मेल्स कैसे दिखाए जाते हैं बॉलीवुड में कि एग्रेसिव होते हैं। ठीक है। ये एक तरह से वो कम बोलने वाले होते हैं, कम हंसने वाले होते हैं। तो ये एक तरह से जेंडर सोशल कंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये जेंडर रोल्स असाइन और जेंडर बिहेवियर असाइन किए जाते हैं लोगों को। अब देखो ये, क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो उसको उसको जो लोग लर्न करेंगे वो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे? सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। सोशलाइजेशन से ही तो हम सोसाइटी से सारी चीजें लर्न कर रहे होते हैं। या और सोशलाइजेशन किसके थ्रू होता है? सोशलाइजिंग एजेंट्स के थ्रू होता है। जैसे कि पेरेंट्स हो गए या फिर टीचर्स हो गए या फिर पीयर्स, आपके दोस्त हो गए, या मीडिया हो गया, ये सब क्या होते हैं? सोशलाइजिंग एजेंट्स जो लोगों को सिखाते हैं उनके जेंडर रोल्स। ठीक है। उनकी क्या आइडेंटिटी है, उनका क्या बिहेवियर होगा। ये लास्ट वाला पॉइंट मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सोसाइटी लोगों को टीच करती है कि क्या बिहेवियर उनके लिए, क्या मेल्स के लिए क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है और फीमेल्स के लिए क्या बिहेवियर अप्रोप्रिएट है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं है। ठीक है। क्राइम तो एसोसिएट किया जाता है फीमेल्स के साथ। तो ये क्या है? ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। रो तो दोनों सकते हैं, मगर मर्द को, मेल्स को कहा जाता है कि मेल्स जो होते हैं वो नहीं रोते हैं, फीमेल्स को कहा जाता है वो जो नाजुक होती हैं इसलिए वो रोने लगती हैं। तो ये क्या है? ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसका नेचर से कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं सेक्स वर्सेस जेंडर में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से आता है, यानी कि ये नेचर की वजह से है सेक्स जो है, जबकि जेंडर जो है वो सोशल डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है। जैसे कि अब बायोलॉजिकल डिफरेंस में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं मेल्स और फीमेल्स, तो उनको सेक्स कहा जाता है। कि सेक्स अगर पूछा जाए तो बेस्ड मेनली वो बेस्ड होता है कि बायोलॉजिकल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये मुझे लगता है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। अब इसमें मेल फीमेल और इंटरसेक्स वगैरह ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। अब जेंडर क्या होता है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोसाइटी उसको क्रिएट करती है। ये तो एन ऑकले ने भी ये कहा था। नेचर जो है वो सेक्सुअल डिफरेंसेस क्रिएट करती है। ठीक। ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। और जेंडर जो होता है वो सोसाइटी क्रिएट कर रही होती है। समझ गए आप? जेंडर ज्यादातर किसकी इन चीजों के साथ कंसर्न होता है? वो कंसर्न होता है मस्कुलिनिटी के साथ, फेमिनिटी के साथ, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटीज के साथ।
जैसे कि सिस जेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी पर्सन है, मेल और फीमेल्स के अलावा, वो सारी चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, जेंडर में पढ़ते हैं। अब देखो एक आइडिया होता था पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, यानी कि अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो उसके नेचुरली क्या होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो अलग तरह से बिहेव करती है सोसाइटी में नेचुरली, और उसके जो रोल्स होंगे जो वो प्ले करेगी सोसाइटी में वो अलग होंगे, उसके बिहेवियर अलग होंगे, उसके रोल अलग होंगे, उसको एक आइडेंटिटी अलग होगी, और लोग मानते थे कि ये नेचर का दिया हुआ है। ठीक है, मगर इस चीज़ को सोशियोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो ये चीज़ें सोशलाइजेशन पर डिपेंड करती है कि जो फीमेल है वो किस तरह से बिहेव करेगी बड़े होके, कि वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन बिहेव करेगी या फिर मस्कुलाइन बिहेव करेगी, ये उसको सोसाइटी बताती है। ठीक है, या फिर मेल्स कैसे बिहेव करेंगे, जो मैन वो जो फेमिनाइन बिहेव करेंगे या मस्कुलाइन बिहेव करेंगे, ये सारी सोशली लर्न चीज़ें होती हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ व्यू पॉइंट्स देख लेते हैं कि फंक्शनलिस्ट जो थे, जैसे मर्डॉक या पार्सन, उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल थ्योरीज दी थी, और उसमें कहा था कि मेन जो होते हैं वो ब्रेड विनर्स होते हैं, यानी कि पैसे कमा के लाएंगे, और वुमेन्स जो होती हैं वो हाउस होल्ड्स में काम करेंगे, और इसी चीज़ को उन्होंने नेचुरल करार दिया था। ठीक, तो ये फंक्शनलिस्ट की पोजिशन थी, स्पेसिफिकली मर्डॉक और पार्सन की। मगर ये थीसिस बाद में एक अंडर अटैक आ गई, क्योंकि वीमेन जो है, जो तो हाउस कहते थे कि वीमेन जो है वो हाउस होल्ड का काम करेंगी, बाद में जो वीमेन है वो फैक्ट्रीज में करके काम करने जाने लगी। ठीक है, और जो पेट्रियार्कल डिवीजन ऑफ लेबर था सोसाइटी में, कि तो घर का जो मेल होगा वो हेड होगा और बाहर काम करने जाएगा, वो कमज़ोर पड़ने लगा ये क्राइटेरिया। अब क्या होने लगा कि मेल और फीमेल्स दोनों ही बाहर जॉब पर जाने लगे, और दोनों ही घर के काम बराबर बराबर बांट कर करने लगे। तो इसकी वजह से जो इनकी थीसिस थी ना फंक्शनलिस्ट की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम दूसरा एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रोसाल्डो लेम्फेरे और ऑर्टर ने क्या कहा था कि जो जेंडर और किनशिप होते हैं ना सोसाइटी में, वो एक सोशल इनइक्वालिटी का बेस बन जाते हैं, कि सोशल इनइक्वालिटी उनके बेसिस पर भी हो सकती है, कि मेल्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा और फीमेल्स को अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और उसको हम किनशिप के साथ कंबाइन कर दें तो उसको कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ये सोशल इनइक्वालिटी का बेस बनते हैं। कि जैसे उन्होंने कहा था कि वुमेन्स का जो प्रॉपर्टी को एक्सेस होगा या डिसीजन मेकिंग होगा या फिर कोई और रिसोर्सेज के साथ एक्सेस होगा, वो कौन कंट्रोल करेगी, किनशिप सिस्टम कंट्रोल करेगा, और वो इन्फ्लुएंस होगा वाइडर सोसाइटी से, वाइडर कल्चर से, वाइडर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से सोसाइटी के। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई ज़्यादातर जो लैंड जो इनहेरिट होती है ना, लैंड इनहेरिट जो होती है वो मेल्स को होती है सिर्फ, और फीमेल्स को जो बहुत कम लैंड मिल पाती, नो लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस की बात की गई तो सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही इनहेरिटेंस दिया गया, फीमेल्स को नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये किनशिप सिस्टम नहीं तो अफेक्ट किया इसको। अब दूसरी चीज, जैसे डिसीजन मेकिंग, जो हाउस होल्ड्स होते हैं वहां पर जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी, मेल्स के पास जो होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, कि मेल्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड के हेड माने जाते हैं। ठीक है, और फीमेल्स के पास वो डिसीजन वोटिंग पावर नहीं होती है, मतलब अगर वो डिसीजन लेंगी भी तो मेल्स का डिसीजन सुपीरियर माना जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटीज में। ठीक है, और वो किससे है, ये जो इनहेरिटेंस था या फिर डिसीजन मेकिंग था, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सोसाइटी का कल्चर जो है ना वो वैसा ही है, सोसाइटी ही वैसी है। ठीक है, सोसाइटी ने किनशिप स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि फीमेल्स को इनहेरिटेंस में लैंड ना मिले और मेल्स को मिले। फीमेल्स को मूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत दी जा सकती है, जैसे कि उसकी शादी के वक्त। ठीक है, और डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेल्स ले। तो यही कहा था एंथ्रोपोलॉजिस्ट रोसाल्डो लेम्फेरे और ऑर्टर ने। समझ गए आप? अब आते हैं स्टेटस और जेंडर, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन होता है। अब देखो लीला दुबे, एलेनोर लेकॉक और शेरले आर्डनर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी सोसाइटीज में जो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी के लिए वो इनविजिबल बना दिया जाता है। इंपॉर्टेंट तो होता है वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन, मगर उसको इनविजिबल बना दिया जाता है। जैसे कि हाउस होल्ड में जो हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, घर का काम, हाउस होल्ड चोर्स, उनको ज़्यादातर फीमेल्स कर रही होती हैं, मगर ये काम करने पर उनके उनकी इस काम को सोसाइटी
एज ए काम नहीं मान रही होती, एज ए वर्क नहीं मान रही होती है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है, अगर कोई जो पैट्रियार्कल सोसाइटीज में घर चलाने पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, और बच्चों की परवरिश करना भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। खैर, वो दोनों का रोल होना चाहिए था, मेल और फीमेल्स दोनों का, मगर ज़्यादातर फीमेल्स कर रही होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है हाउस होल्ड को लेकर, उसको इनविजिबल कर दिया जाता है कि तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फैमिली में, ये कहा जाता है उनसे कि मेन कंट्रीब्यूशन है वो मेल का है, क्योंकि वो बाहर जाता है और पैसे कमा कर लाता है, जबकि उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन फीमेल्स का भी होता है पैट्रियार्कल सोसाइटीज में, क्योंकि वो घर घर चला रही होती है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं आप, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं। अब देखो, लीला दुबे ने क्या कहा था कि जो वुमेन्स का लो स्टेटस होता है सोसाइटी में, वो इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी लोग उन फीमेल्स का वुमेन्स के एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है। जैसे कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, जो उनका विमेंस का हाउस होल्ड्स की तरफ जो कंट्रीब्यूशन था ना घर चलाने में, उसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा या फिर बहुत सारे घरों में सुना होगा, तो कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है तुम करती क्या हो सारे दिन, तो मतलब उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो वुमन का, उसको बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं दिया उसके हस्बैंड ने, और वैसा ही सोसाइटी भी सोच रखती। समझ गए आप? तो लो स्टेटस किसकी वजह से है? वजह से होता है कि फीमेल्स के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। अब ऑर्टनर और व्हाइट हेड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जेंडर एक प्रेस्टीज स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे। इसमें क्या होता है कि प्रेस्टीज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मेंस का जो स्टेटस होगा सोसाइटी में वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पब्लिक रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, घर के बाहर जाते हैं और पब्लिक में पैसा कमाते हैं या फिर कुछ भी बिजनेस करते हैं ज़्यादातर सोसाइटी में, तो पब्लिक रोल प्ले करते हैं तो उनका स्टेटस बढ़ जाता है। मगर वो वुमेन का स्टेटस जो होता है वो कम होता है, और उनका स्टेटस मेल के रेस्पेक्ट में डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे कि कॉमनली सोसाइटी में कहते हैं ना, जब कोई वुमेन या फिर कोई गर्ल घर पर होती है तो उसके फादर से एफिलिएट किया जाता है कि ये रमेश की बेटी है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको हस्बैंड से एफिलिएट किया जाता है कि ये सुरेश की बीवी है। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उसको बेटों से एफिलिएट किया जाता है कि अमित की मम्मी है। तो इस तरह से जो वुमेन्स का स्टेटस है ना, वो मेंस के स्टेटस के साथ जोड़ दिया जाता है, और जो जो हायर स्टेटस है वो मेन का ही रहता है। तो जनरली क्या होता है, फीमेल स्टेटस सबऑर्डिनेट बना दिया जाता है मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर्स में मेल के स्टेटस के सामने। ठीक है, तो ये किसने कहा था? नाम याद रखना है, ऑर्टनर और व्हाइट हेड ने। समझ गए आप? अब देखते हैं कि जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन ऑपरेट कैसे करता है। तो सबसे पहले बात कर रही थी कि टू फोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है जेंडर का, कि पहले तो क्या होगा कि वुमेन जो स्ट्रेटिफाइड होती हैं विद रिलेशन टू मेन। अब देखो, वुमेन आर स्ट्रेटिफाइड इन रिलेशन टू मैन एंड रिलेशन टू अदर वुमेन। मतलब कि पहले तो स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर में देखें तो मेल्स की एक अलग स्ट्रेटा में रखा जाता है, फीमेल्स को एक अलग स्ट्रेटा में रखा जाता है। आप फीमेल्स की भी बात करें तो उनके अंदर भी सब स्ट्रेटा होते हैं, जिसमें अलग अलग कास्ट या अलग अलग क्लास के फीमेल्स को अलग स्ट्रेटा में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से एक स्ट्रेटिफिकेशन में मेल और फीमेल के बीच में तो स्ट्रेटिफिकेशन होता ही है, मगर फीमेल्स के बीच में भी स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि वो किस कास्ट की फीमेल्स हैं। अलग अलग कास्ट की फीमेल्स का अलग अलग स्टेटस में को बिलोंग करेंगी वो। ठीक है, अलग अलग, या फिर फैमिली के अंदर भी हो सकता है कि अलग अलग, जैसे कि माँ का स्टेटस अलग होगा और बहू का स्टेटस अलग होगा और बेटी का स्टेटस अलग होगा, तो यहाँ पर उनको रिसोर्सेज और पावर भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, और ये स्ट्रेटिफिकेशन दो लेवल्स पर होता है। एक तो फैमिली के अंदर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि माँ का जो सास का स्टेटस अलग है, बहू का स्टेटस अलग है, बेटी का स्टेटस अलग होता है, अलग अलग स्टेटा को बिलोंग करती हैं, अलग अलग रिसोर्सेज और पावर्स उनको दी जाती हैं। और दूसरा होता है आउटसाइड फैमिली। फैमिली की अगर हम कंपैरिजन करें एक फैमिली की दूसरी फैमिली से, या फिर पब्लिक लाइफ में जब औरतें आ जाती हैं तब उनका एक स्ट्रेटिफिकेशन, उनको एक स्टेटा में डिवाइड कर दिया जाता है। तो आउटसाइड द फैमिली भी स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। सबसे मेन पॉइंट जो होता है, जहां पर भी हम स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम वहां पर अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज के बारे में तो जरूर ही देखेंगे। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेस बनता है, इसकी वजह से ही स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। रिसोर्सेज के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, रिवार्ड्स भी आता है, राइट्स भी आते हैं। ठीक है, और जो अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज है ना, वो लेजिटिमाइज करने का काम करती हैं कि पैट्रियार्की,
कि मेल्स को ज़्यादा रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, फीमेल्स को कम रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। और पावर भी मेल्स की ज़्यादा होगी, फीमेल्स की कम होगी। कौन इंश्योर करता है उसको? पैट्रियार्की, ठीक है। पैट्रियार्की तो आपको पता ही होगा। अब देखो पैट्रियार्की को एनफोर्स करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। पैट्रियार्की को एनफोर्स करने के लिए पहला होता है जेंडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जो काम होता है वो जेंडर के बेसिस पर बांट दिया जाता है कि मर्द घर के बाहर का काम करेंगे, औरतें घर के अंदर काम करेंगी। या फिर जो ऐसे रोल्स होते हैं, नर्स हो गया या फिर टीचर हो गया, वो ज़्यादातर फीमेल्स को दिया जाएगा। और जो मेल्स होंगे वो डिसीजन मेकिंग काम करेंगे, जैसे कि ऑफिस में या फिर स्कूल्स में जो प्रिंसिपल होगा वो मेल होगा, या फिर ऑफिस में जो सीईओ या मैनेजर्स होंगे वो मेल्स होंगे। तो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर होता है पैट्रियार्की में, जिससे पैट्रियार्की अनेबल एक्सेस टू रिसोर्सेज को इंश्योर करती है। दूसरा मैरिज है, ठीक है, डाउरी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस लॉज इस तरह से डिसाइडेड होते हैं कि फीमेल्स को कोई इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता है, बहुत कम दिया जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, फैमिली, मैरिज या किनशिप, वो बायस्ड होते हैं मेल्स की तरफ, कि मेल्स को ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएंगे, फीमेल्स को कम दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें मिलकर ही वुमेन के सबऑर्डिनेशन टू मैन इंश्योर करवाती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पैट्रियार्की के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फिर वो इन रिटर्न में वुमेन्स को एक तरह से वुमेन्स के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको अनइक्वली, या फिर सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हैं उसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है मैन और वुमेन के बीच। समझ गए आप? और ये तो हमने पढ़ लिया था पहले पिछली स्लाइड्स में ही हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटिफिकेशन स्टडीज जितनी भी हुई हैं उसमें ये पता चला है कि वुमेन्स की जो पोजीशन है वो डराइव होती है विद रिस्पेक्ट टू दी उसके हस्बैंड कौन है, फादर या ब्रदर कौन है। ये उसकी उसकी कि रमेश की बीवी, सुरेश की बेटी, ठीक है, या फिर अमित की बहन। इस तरह से वुमेन्स का स्टेटस या सोसाइटी में पोजीशन डिसाइड हो रही होती है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पोजीशन नहीं होती, हमेशा रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगी मेल्स के। इसको ऑब्वियसली उन्होंने, फ्रैंक पार्किन ने भी ये चीज़ कही थी और उसको गलत बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। अब फ्रैंक पार्किन की एक और स्टडी देख लेते हैं, उनकी अपनी बुक क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर 1972 में। अब ये वाला जो पॉइंट है वो पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड है। इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि वुमेन्स को तुम एक एज ए सेपरेट सोशल क्लास की तरह नहीं देख सकते हो, ठीक है। सेपरेट सोशल क्लास की तरह क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि जब स्ट्रेटिफिकेशन एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर तुम्हें फैमिली और या फिर हाउस होल्ड को एक बेसिक यूनिट मानना पड़ेगा। और उस फैमिली में जो वुमेन्स की पोजीशन होगी ना, वुमेन्स की क्लास पोजीशन, वो डिपेंड करेगी कि जो मेल हाउस होल्ड, उस हाउस होल्ड का जो मेल है उसका ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, ठीक है। यानी कि अगर किसी फैमिली में जो हस्बैंड है वो एक अपर क्लास को बिलोंग कर रहा है तो उसकी बीवी की पोजीशन भी अपर क्लास की मानी जाती है, ठीक है। यही तो होता है ना, शादी के बाद वो जब हस्बैंड के साथ जाएगी, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करती हो, अब उसकी जो सोशल पोजीशन होगी वो वही होगी जो उसके हस्बैंड की है। समझ गए आप? तो इसी को ही पार्किन ने कहा था अपने बुक क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर में। अब ये जो ऊपर हमने व्यू पढ़ा था पार्किन का, उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे। क्रिटिसिज्म क्या थे कि बहुत सारे हाउस होल्ड में हमने देखा है कि वोमेन की जो इनकी औरतें भी बाहर पैसा कमाने जाती हैं या फिर घर पर ही बिजनेस करती हैं, उससे उनके जो औरतों की जो इनकम आती जनरेट हो रही होती है उससे भी फैमिली की पोजीशंस स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये कहना है कि वुमेन्स की जो इकोनॉमिक पोजीशन या क्लास है वो वही है जो मैन की होती है, या फिर जो मेल हेड की होगी हाउस होल्ड में, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि वुमेन भी काम करती हैं, या तो घर पे रहेगी या बाहर जाके करें। अब देखो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेल जो है किसी भी फैमिली में, या फिर हस्बैंड वाइफ की टर्म्स में बात करते हैं, हस्बैंड की जो सैलरी है वो कम है, मान लो 20,000 पर मंथ है, जबकि वाइफ की सैलरी ज़्यादा होती है 40,000 पर मंथ। तो यहाँ पर जो क्लास पोजीशन है फैमिली की, उसको किसने डिसाइड किया? उसको वाइफ की सैलरी डिसाइड कर रही है ना मेजरली, हस्बैंड की तो नहीं कर रही है। तो यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है ना, वुमेन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो हस्बैंड का स्टेटस डिफाइन कर रही होती है। मान लो अगर हमने यहाँ पर एक डिवाइडिंग लाइन बना रखी है कि किसी सैलरी अगर 25,000 से ऊपर है तो वो मिडिल क्लास में आएगा, उससे नीचे है तो वो वर्किंग क्लास में आएगा।
तो वाइफ की सैलरी ज़्यादा होने की वजह से ही तो वो लोग मिडिल क्लास में आ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट मैंने एज्यूम किए हैं, इनको सच मत मान लेना। समझ गए आप? अब तीसरा ये जो वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है ना, वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई डाइवोर्सी वुमेन है, वो अकेली अपने बच्चों के साथ रहती है, या फिर सिंगल पेरेंट है, ठीक है, या फिर माइग्रेट कर जाते हैं मेन जो होते हैं किसी विलेज में, सिर्फ वुमेन बचती हैं, वही अपने हाउस होल्ड की हेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी थी पार्किन ने अपनी स्टडी में, ठीक है। अब देखो, हेलन मेयर ने कहा था कि वुमेन एक माइनॉरिटी ग्रुप बनाती है, ना कि एक क्लास। क्लास तो पार्किन ने भी मना करा था, मगर मेयर ने कहा कि वुमेन्स को हमें एज ए माइनॉरिटी ग्रुप देखना चाहिए। अब देखो, पॉपुलेशन में तो 50% शेयर है, तुम कहोगे कि माइनॉरिटी तो उसे कहते हैं जिसका पॉपुलेशन में शेयर 50% से कम हो, मगर ज़रूरी नहीं है कि उसी को माइनॉरिटी करें। जिसका डिप्रिवेशन, जो डिप्राइव किया जाता है रिसोर्सेज से, ठीक है, या अपॉर्चुनिटीज से, उसको भी एक माइनॉरिटी ग्रुप कहा जा सकता है, ठीक है, चाहे उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों ना हो। जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे, उनको तुम ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप भी मान सकते हो, जबकि उनकी पॉपुलेशन 80% से ज़्यादा थी साउथ अफ्रीका में। तो ये डिपेंड भी करता है कि उसके उनके इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, मार्जिनलाइजेशन तो नहीं हो रहा है किसी ग्रुप का। तो इसलिए हेलन मेयर ने वुमेन्स को एक माइनॉरिटी ग्रुप कहा, ना कि क्लास। अब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है कि मार्क्सिस्ट का कहना था जो सोसाइटी में फीमेल्स का सबऑर्डिनेशन होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा रीजन उन्होंने मोनोगेमी दिया था, एक एक फीमेल एक ही मेल से शादी करेगी, या एक मेल एक फीमेल से शादी करेगा। तो सबसे मेन चीज़ मोनोगेमी के अलावा उन्होंने बात करी थी यहाँ पर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की। जहाँ पर भी मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव की बात हो, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आप हर जगह लिख सकते हो। तो उन्होंने कहा था जो कैपिटलिज्म होता है उसमें वुमेन जो है एक तरह से रिजर्व आर्मी की तरह देखी जाती हैं, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, कि अगर कहीं कुछ वॉर टाइम हुआ या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो वुमेन्स को भी एज अ लेबर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये कहना था मार्क्सिस्ट व्यू का। ये कब होता है? कैपिटलिज्म में, ठीक है। अब हाँ, एक चीज उन्होंने एक्सेप्ट करी थी कि जो कैपिटलिज्म होता है वो वुमेन का, क्योंकि वो रिजर्व आर्मी की तरह ट्रीट करता है वुमेन्स को, तो इसलिए जो वुमेन्स का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेमेन जो होती हैं वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट करने लगती हैं, वो घर से बाहर काम करने फैक्ट्रीज में जाने लगती हैं, या ऑफिस में काम करने जाने लगती हैं वेमेन्स। उसकी वजह से क्या होता है कि विमेंस का स्टेटस होगा सोसाइटी में वो इम्प्रूव होता है, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी, ठीक। क्योंकि वो पैसे कमाएंगे तो उस स्टेटस, पैसे से जो वेल्थ होती है उससे स्टेटस डायरेक्टली लिंक होता है। तो अगर पैसा कमाएंगे तो उनका स्टेटस भी इम्प्रूव होगा फैमिली और सोसाइटी में। मगर उनका मानना था, ये तो हम उन्होंने पॉजिटिव एक्सपेक्ट बता दिए कैपिटलिज्म के एक तरह से, ये इस पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट में नहीं। मगर उनका मानना था जो जो ट्रू लिबरेशन होगा विमेंस का, ठीक है, उस वो ट्रू लिबरेशन तभी हो सकता है जब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर दिया जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो वीमेन का जो फैक्ट्रीज में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो डोमेस्टिक लेबर होता है, अनपेड डोमेस्टिक लेबर, घर का काम करते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं दिया जाता, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि सारे फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तभी खत्म होंगे, चाहे मेल्स के हों या फीमेल्स के हों, तब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो किया जाएगा और कम्युनिज्म आएगा। ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का कहना था, स्पेसिफिकली मार्क्स और एंजल्स का। तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो कहते हैं कि कम्युनिज्म में ये स्ट्रेटिफिकेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग जो होंगे वो कम्युनल ओनरशिप होगी, फूड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की, जितनी भी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, मशीनरी हो या फिर वेल्थ हो, कैपिटल हो, उसकी कम्युनल ओनरशिप होगी, मेल्स और फीमेल्स दोनों को ओनरशिप दी जाएगी। इसकी वजह से जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कम्युनिज्म में। समझ गए आप लोग? अभी जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन था ना, पीछे हमने पढ़ा था, ये वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अगर वो काम पे जाएंगी तो उनके उनके जो स्टेटस होता है सोसाइटी में वो इम्प्रूव हो जाता है, और फैमिली में भी उनका स्टेटस इम्प्रूव हो जाता है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो क्या थी वो देख लेते हैं। ब्लड और हेम्बलिन ने क्या कहा था इनके बारे में? उन्होंने कहा था कि जो वुमेन्स का इस एम्प्लॉयमेंट है वो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन को सिग्निफिकेंटली अल्टर नहीं करता है, फर्क तो पड़ता है मगर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जेंडर
जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन में। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो अभी भी फैमिली के पास ही रहती है, ठीक है, सॉरी, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो फैमिली में मेल्स के पास ही होती है, और जो वीमेन का रोल है वो एक्चुअली में चाहे वो काम करने जाए या ना जाए, उसको मदर और हाउस वाइफ का रोल्स एज ए प्राइमरी रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि पहले वुमेन्स के एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो पहले एक मदर है या पहले हाउस वाइफ है, बाद में वो किसी ऑफिस की एम्प्लॉई है। समझ गए आप? तो उससे जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन था जेंडर के बेस पर, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो पहले उनके जो रोल्स थे ऑक्यूपेशंस के अलावा, जो हाउस होल्ड रोल्स थे हाउस होल्ड चोर्स को करने में, वो एज इट इज़ रहे, और उनको उनकी जो प्राइमेसी थी रोल्स की, हाउस होल्ड रोल्स की, वो एज इट इज़ रही एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी। अब दूसरा आता है ब्लैकबर्न एंड स्टीवर्ट ने क्या कहा था, उनकी बुक थी विमेन वर्क एंड क्लास स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका कहना था जो वुमेन्स बाहर अगर काम करने जा रही हैं, वुमेन जब काम करती हैं हाउस होल्ड्स के अलावा, तो वो उन्हीं ऑक्यूपेशन में जाती हैं जो वुमेन स्पेसिफिक होते हैं, जिनमें फीमेल्स की ज़्यादा ज़रूरत समझी जाती है, जैसे कि पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन में जाएंगी, या फिर वो लो पेड जॉब्स होंगी, ठीक है। तो या फिर कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन होगा, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स की टीचर्स फीमेल होंगी, या फिर जो खेत में काम करने के लिए जो सस्ती लेबर होती है वो फीमेल्स के फॉर्म में मिल जाती है, या फिर जो जो दूस जो डोमेस्टिक हेल्प वर्कर्स होते हैं वो सारी फीमेल्स होती हैं, सारे पार्ट टाइम और लो पेड जॉब्स होती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही थी वो रीइंफोर्स हो जाती है, वो और बढ़ जाती है इनइक्वालिटी। और दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन। इस ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की वजह से क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन पहले तो फैमिली में एग्जिस्ट कर रही थी मेल्स और फीमेल्स के बीच में, अब वो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन वर्क प्लेस पे भी चली जाती है कि कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो फीमेल्स को ज़्यादा सुटेबल समझा जाता है उनके लिए, जैसे कि एयर होस्टेसेस हो गई, या फिर जो नर्सिस हो गई, या फिर आप क्या और क्या सोच सकते हो, डोमेस्टिक हेल्प तो हमने ये एग्जाम्पल ले चुके हैं, या फिर जो रिसेप्शन डेस्क पर रिसेप्शनिस्ट के रोल्स होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स को दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे रोल्स सेग्रीगेट रखे जाते हैं फीमेल्स के लिए ज़्यादातर, और वो लो पेड जॉब्स होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाती है और बढ़ जाती है सोसाइटी में। अब देखो, टाइगर एंड शेफर ने कहा था कि अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है भी, यानी कि जो वीमेंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर काम करने जा रही हैं घर के काम के अलावा, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि उनको फेमिनाइन रोल्स में ही जॉब दी जाती है, जैसे कि नर्सिंग या टीचिंग या फिर किंडरगार्टन वगैरह में। जबकि जो मेंस की जॉब होती है ना, वो उनको अलग रखा जाता है, जहाँ पर फीमेल्स की बहुत कम एंट्री होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन की स्पेशली जॉब्स, ठीक है, या फिर जो मैनेजर्स की जॉब होती है ना ज़्यादातर, या कंपनी के सीईओ जो बनाए जाते हैं, ये सब सोसाइटी में मेल्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि इवन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है ना पहले, अर्स्टवाइल रशिया, वहाँ पर भी ये ट्रेंड हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर फेमिन जो स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरीज हमने पढ़ी, उसको फेमिनिस्ट ने कहा कि जितनी भी स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी हमने पढ़ी है ज़्यादातर, वहाँ पर वुमेन्स के ऑपरेशन को एक तरह से क्लास एक्सप्लॉइटेशन का बाई प्रोडक्ट देखा जाता था, कि वो मानते थे स्पेशली मार्क्सिस्ट कि अगर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा, जो वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा, तो खुद ब खुद वुमेन्स का भी एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा। वो मैन और ये नहीं देखते थे कि जो वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो मैन है, ऐसे नहीं देखते थे। तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया फेमिनिस्ट थ्योरीज ने, और कहा कि जो वुमेन्स होती हैं वो एज ए क्लास, अगर हम उनको तब क्लास देखें तो वो मैन उनको ऑप्रेस कर रहे होते हैं, और जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके थ्रू वुमेन्स का ऑपरेशन होता है। और ये जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है वो दुनिया में हर जगह मिलते हैं, और पूरी थ्रू आउट द हिस्ट्री हमें देखने को मिलते हैं पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स। तो उन्होंने कहा तो जो इनइक्वालिटी है वो क्लास की वजह से नहीं है, बल्कि जेंडर की वजह से है मेनली, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी में जो वो वुमेन्स को इग्नोर कर देते थे और मानते थे कि वुमेन्स की जो क्लास पोजीशन होती है वो वही होती है जो मेल की होती है, उनकी फैमिलीज में जो हस्बैंड की होती, जो जो उनके फादर की होती है, ब्रदर की होती पोजीशन क्लास की, वही वुमेन्स की होगी। तो इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और न्यू बाई ने कहा था कि जेंडर इनइक्वालिटी का जो इश्यू है ना, वो हमें वुमेन्स मूवमेंट की वजह से देखने को मिला है। अगर वुमेन्स मूवमेंट ना होता तो हम जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात भी नहीं कर पाते, ना कर रहे होते।
तो वुमेन्स मूवमेंट ने एक तरह से लोगों को जागरूक किया कि क्या जेंडर इनइक्वालिटी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे एक सोशल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के थ्रू ह्यूमंस को कंट्रोल किया जाता है। उसका मेन पॉइंट है कि फूको ने अपने एक डोसाइल बॉडी का कंसेप्ट दिया था। तो डोसाइल बॉडी के कंसेप्ट में उन्होंने क्या कहा था वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो बॉडी होती है ना वो कल्चर का मीडियम के साथ साथ ही नहीं होती है, बल्कि वो एक लोकस ऑफ सोशल कंट्रोल होती है, उसके थ्रू लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी इस तरह से बनाई जाती है कि उसको कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं ना वो उसको डिक्टेट करते हैं, वो कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से ही बॉडी को रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल्स में जाते हो तो स्कूल्स में आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको कुछ भी बोलना है तो आपको पहले हैंड्स अप करना पड़ेगा, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, अगर क्लास में एंटर लेना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें क्यों सिखाई, ये सब चीज़ें एक तरह से लोगों के ब्रेन में डाल दी जाती हैं ताकि वो जब सोसाइटी में जाएं तो ये सारी चीज़ें अपने ऑफिस में भी फॉलो कर सकें। ठीक है, अपने जब बॉस कहेगा वही करना है तुम्हें, तो उनका बिहेवियर जो है वो एक तरह से हाईली ओबीडियंट बना दिया जाता है और उनको जो बिहेवियर है वो सेकंड नेचर बन जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वो वैसा बिहेव करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखो जेंडर की बात भी हो सकती है कि स्कूल्स जो होते हैं वो जेंडर्ड वे में उस बिहेवियर को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि फीमेल्स को कैसे बिहेव करना है, क्लासरूम्स में टीचर्स कहती है कि फीमेल्स को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, मेल्स को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो जो डोसाइल बॉडी का कंसेप्ट है वो आप जेंडर के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो। अब जब वो फीमेल्स जो होंगी वो जो क्लासरूम से बाहर की सोशल वर्ल्ड में जाएंगी पास आउट होके, तो उनका जो बिहेवियर है वो उनके दिमाग में जो इनकलकेट हो गया है वो वैसे ही ऑटोमेटिकली बिहेव करने लगेंगी। वो फेमिनाइन वेज जो है वो सीख जाएंगी जो उनको स्कूलों में सिखाया गया था या फिर जो घरों में सिखाया गया था। और जो स्कूलों में और घरों में जो उनको फेमिनाइन वेज सिखाया गया था गर्ल्स को, वो इन्फ्लुएंस होता हुआ था कि सोसाइटी में कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसलिए सिखाई जाती हैं ताकि जो उनकी बॉडी है मेल या फीमेल की उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए फूको ने उसको एक डोसाइल बॉडी के कंसेप्ट की तरह बताया था। तो यहाँ पर डोसाइल बॉडी में डोसाइल वर्ड का मीनिंग होता है जिसको आसानी से किसी भी चीज़ में ढाल सके, इसको कंट्रोल किया जा सके, वो चीज़ डोसाइल होती है। तो बॉडी को उन्होंने एक तरह से डोसाइल देखा था। अब डेविड आर्नोल्ड ने कहा था कॉलोनाइजिंग द बॉडी में कि जब कोई भी कॉलोनाइजर किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज करता है तो वहाँ की सिर्फ वो कंट्री को कॉलोनाइज नहीं कर रहा होता है, जबकि बल्कि वहाँ रह रहे लोगों की फिजिकल बॉडीज को भी वो कॉलोनाइज करता है कॉलोनाइजर। वो कैसे, वो उनको वर्क करने के लिए फोर्स करता है जैसे स्लेवरी वगैरह हो गया, और उनको बताता है कि तुम किस तरह से अपने डिजीज को ट्रीट करोगे, जैसे वेस्टर्न मेडिसिन हो गया, या फिर कि कहाँ पर तुम वॉक कर सकते हो कहाँ पर तुम वॉक नहीं कर सकते हो। तो उनकी पूरी तरह से कॉलोनाइजेशन में बॉडीज को कंट्रोल किया जाता है और जो लोकल पीपल होते हैं वो अपनी बॉडीज को ही एज यूज करके फाइट बैक करते हैं कि उनकी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी बॉडीज पर उसको वो डिनाई करते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब ये दोनों पॉइंट्स जेंडर से कैसे रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं। अब जो ये कैसे, पहला तो यह है कि फीमेल की बॉडी को एक तरह से बाउंड्री मार्कर समझा जाता है, यानी कि क्या होगा कि फीमेल की बॉडी ही डिसाइड करती है कि किसी भी पार्टिकुलर कास्ट दूसरे कास्ट के कैसे अलग है, रिलीजियस बिलीफ कैसे अलग है दूसरे रिलीजियस बिलीफ से, वो कैसे फीमेल की बॉडी के थ्रू वो मार्कर्स बनाए जाते हैं फीमेल की बॉडी को उन चीज़ों को ऐसे अलग करने के लिए। जैसे कि किसी कास्ट पार्टिकुलर कास्ट की औरतें इस तरह से बिहेव करेंगी, दूसरी कास्ट की औरतें इस तरह से बिहेव करेंगी, तो उनकी बॉडीज को ऐसे बाउंड्री मार्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उनकी बॉडी जो होती है फीमेल्स की वो मेंस के कंट्रोल में रहती है, उनके परव्यू में रहती है, उसकी जिसको हम कह सकते हैं ये पैट्रियार्कल पावर और सोशल कंट्रोल की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि चेस्टिटी है, ठीक है, और वर्च्यू है कि ये चीज सारी वर्च्यू, प्योरिटी है, इन सबको फेमिनाइन, ग्रेट फेमिनाइन वर्च्यूज का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इससे फैमिली का जो ऑनर होता है ना, जैसे मूवीज में भी आप देखोगे कि एक फैमिली की जो इज्जत होती है वो लड़कियों के हाथ में होती है, इस तरह से कहा जाता है। तो फैमिली का ऑनर या फिर कम्युनिटी का ऑनर, पूरा नेशन का ऑनर फीमेल्स से रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा हो, उससे क्या नुकसान होता है कि
कि वुमेन्स की जो बॉडी होती है वो उनकी अपनी नहीं रहती है, जबकि बल्कि वो टेक ओवर कर, कम्युनिटी वुमेन्स की बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, उनको डिक्टेट करती है विमेंस को कि आप किस तरह के ड्रेस कोड को फॉलो करोगे। अगर आप पार्टिकुलर कास्ट को बिलोंग कर रहे हो, स्पेशली पुराने ज़माने में, तो आप यही ड्रेस पहन सकते हो, ठीक है। अगर मैरिज रूल्स होंगे तो वहाँ पर फीमेल्स को कैसे बिहेव करना है, किस तरह के गाउन्स पहनने हैं, ये सब क्या होता है, ये सोसाइटी डिसाइड कर रही होती है। तो फीमेल्स की बॉडी को एज ए बाउंड्री मार्केट यूज़ किया जाता है। और स्पेशली आपने देखा होगा ना, जहाँ पर भी मान लो कि एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि नॉर्थ इंडियन ड्रेसेस कैसी होती है, साउथ इंडियन ड्रेसेस कैसी होती हैं, तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको विमेंस का दिखाया जाएगा फोटोज में कि विमेन नॉर्थ इंडिया में इस तरह से ड्रेस कर रही हैं और साउथ इंडिया में इस तरह से ड्रेस कर रही हैं। तो उनकी बॉडी जो होती है ऐसे बाउंड्री मार्कर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कि मैरिज रूल्स के बारे में जो बताया जाता है, तो मेनली जो मैरिज रूल्स होते हैं वो फीमेल्स के वो डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आपको किस तरह से मैरिज में रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी थी फैम जेंडर के बारे में, उसको अगर हमें जो सोसाइटी में जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन या इनक्वालिटी होती है उसको डील करना है, हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो बॉडी होती है फीमेल की बॉडी, उसको हमें एज ए कम्युनिकेटिव और लिव्ड बॉडी देखना पड़ेगा, लिव्ड बॉडी। ठीक है, यानी कि वो बॉडी पैसिव बॉडी नहीं है जिसके ऊपर सोसाइटी का पूरा कंट्रोल होता है, कि जो वीमेन होती है उनकी अपनी कोई फ्री विल होती ही नहीं है, जो सोसाइटी या कल्चर कहेगा वो सब करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको तुम्हें देखना पड़ेगा वीमेन को, वो कि एक तरह से लिव्ड बॉडी है, उसके अपने भी कुछ एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, उससे वीमेंस के अपने भी व्यू पॉइंट हैं। हम्म। तो लिव्ड बॉडी विमेंस को एक तरह से एक्टिव और एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट्स की तरह देखती है, ताकि इस तरह के से अगर तुम वुमेन्स को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो सोशल कंस्ट्रक्शन होता है कि यानी कि सोसाइटी कैसे वुमेन्स के उनके वुमेन्स के खुद के परसेप्शंस को, उनकी डिजायर्स, उनकी फैंटेसीज को अफेक्ट कर रही होती है सोसाइटी, कैसे वुमेन्स की जो आइडेंटिटी होती है वो क्रिएट की जाती है। समझ गए? और स्पेशली जो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा इसको देखने के लिए, वुमेन को एज ए लिव्ड बॉडी, उसको एवरीडे एक्सपीरियंस, जो वुमेन्स के एवरीडे एक्सपीरियंस होते हैं उसको देखना पड़ेगा कि कैसे सोसाइटी उसको सोशल कंट्रोल और वुमेन्स की अपनी जो सेल्फ विल होती है ना, वुमेन्स की सेल्फ विल, वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करती है और जो आइडेंटिटी होती है विमेंस की उसको फॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सोशल कंट्रोल के बारे में नहीं पढ़ा, जबकि सेल्फ विल के बारे में पढ़ा, जो विमेंस की सेल्फ विल होती है, और इन दोनों के इंटरेक्शन के साथ ही एक आइडेंटिटी फॉर्म होती है सोसाइटी में विमेंस की। ठीक है, अब जेंडर आइडेंटिटीज जो बन रही होती हैं वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो जेंडर आइडेंटिटीज के फॉर्मेशन में काम आते हैं या उसके फॉर्मेशन की वजह बनते हैं। सबसे पहला होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सोशलाइजेशन के थ्रू जो सोसाइटी की इंटरनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं वो हर एक जेंडर इंटरनलाइज कर लेता है। ठीक है, कि वुमेन्स को कैसे बिहेव करना है, मेंस को कैसे बिहेव करना है, वुमेन्स की क्या वैल्यूज हैं, मेंस की क्या वैल्यूज हैं, ये सारे सोशलाइजेशन के थ्रू सीख लेते हैं। ठीक है, और सोशलाइजेशन में स्पेसिफिकली जेंडर सोशलाइजेशन होता है, यानी कि जेंडर स्पेसिफिक चीज़ें सीखते हैं मेल और फीमेल दोनों, कि उनके रोल्स क्या होंगे, कि फीमेल का रोल क्या होगा, घर संभालना है, मेल्स को अपनी जॉब पे जाना है, पैसा कमाना है। ठीक है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हो जाएंगी, कि क्या तुम्हें नहीं करना है। शादी के बाद लड़कियों को सिखाया जाता है, लड़कों को भी सिखाया जाता है कि क्या तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब एक तरह से सोशलाइजेशन से जेंडर आइडेंटिटी बनती है। लोगों को सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में डाला जाता है कि वो कौन है, उनको बताया जाता है कि मैं मेल हूँ तो मैं ऐसे, मेरे ये रोल होंगे, मेरा ऐसा बिहेवियर होगा, मेरी ये आइडेंटिटी है। क्यों? अब जैसे और जो फीमेल्स हैं उनको बताया जाता है कि उनकी क्या आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी से जुड़े हुए उनके रूल्स और बिहेवियर कैसे होने चाहिए। अब देखो क्या होता है सोशलाइजेशन में, फ्रॉड ने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ सेम सेक्स पेरेंट्स लीड्स टू इफेक्टिव जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन। क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपनी माँ से सीखेगी और लड़का जो होता है वो अपने पापा से सीखेगा। तो इस तरह से सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ इफेक्टिव जेंडर आइडेंटिटी फॉर्मेशन बन पाता है।
तो जब लड़की अपनी माँ से सीख रही होगी तो वो अपना एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर रही होगी, वो उसकी माँ उसे बताएगी, उसको ऑब्जर्व करेगी कि उसकी माँ घर में कैसे बिहेव कर रही है, मुझे भी वैसे बिहेव करना चाहिए। फिर धीरे 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 जब वो बड़ी होगी तो उसकी माँ उसको बताएगी भी, तुम लड़की हो, तुमको इस तरह से रहना चाहिए। जब शादी होने वाली होगी तब वो उसकी माँ उसको बताएगी तुमको ऐसे रहना चाहिए। वैसे ही लड़का अपने बाप को ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे बाहर जाता है, पैसे कमाता है और वो कैसे एग्रेसिव रहता है घर में, तो बेटा भी वैसी ही चीज़ें सीख जाता है, तो उसकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। अभी जो जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है उसके क्या क्या एजेंट्स होते हैं, किन की वजह से जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा है होता है सोसाइटी में। सबसे पहले पेरेंट्स एंड फैमिलीज, ठीक है, कि जब पेरेंट्स मान लो बचपन में टॉयज खरीद के लाते हैं, तो लड़की के लिए डॉल लाते हैं, लड़कों के लिए क्या लाते हैं, गन खरीद कर लाते हैं, पानी या नकली वाली, ठीक। और उनका पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनेंगे, लड़के कैसे कपड़े पहनेंगे, लड़के कैसे कपड़े पहनेंगे, किस तरह से इंट्रैक्शन करेंगे आपस में, ठीक है। ये एक लड़की इनके घर की लड़की अगर बाहर बच्चों के साथ खेलने जाएगी तो किस तरह से इंट्रैक्शन करना चाहिए। अब दूसरा होता है पीयर ग्रुप जो होते हैं, कि जब दोस्त बनाते हैं कि वेमेन या मैन बाहर जाकर घर के, तो उनके जो टीनेज दोस्त होते हैं ना, टीनेज स्पेशली टीनेजर्स की उम्र में, तो उनसे भी वो सीखते हैं क्या चीज़ फेमेनाइन है, क्या चीज़ मस्कुलाइन है, लड़कियों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लड़कों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। स्कूल्स में भी उनको सिखाया जाता है कि रोल मॉडल्स के एग्जाम्पल्स में, ताकि जेंडर रोल्स को स्टीरियोटाइप करते हैं वो, कि जैसे कि स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि मेंस को एज अ डॉक्टर दिखाया जाएगा और इंजीनियर दिखाया जाएगा, जो वुमेन होंगी उनको एक तरह से टीचर दिखाया जाएगा और होम मेकर दिखाया जाएगा। जो स्टोरी स्पेशली जो आप स्टोरीज पढ़ोगे उनमें ऐसा देखने को मिलता है आपको। और रिलीजन भी लोगों को जो एक जेंडर सोशलाइजेशन का काम करता है, ठीक है, कि वो सेक्रेट स्पेसिस पे सिर्फ मैन ही जा सकते हैं, ठीक है, कि ओके मेंस के रिलीजन बताता है क्या ड्यूटीज होने चाहिए, क्या रोल्स होने चाहिए, फीमेल्स के क्या रोल होने चाहिए, उसको किस तरह से अब जैसे कि हस्बैंड को ट्रीट करना चाहिए, जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में बताया जाता है कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड्स की सेवा करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रिलीजन नहीं तो सिखाया है कि कुछ रिलीजन्स में मेन जो होते हैं सिर्फ वही प्रीस्ट बन सकते हैं, वुमेन्स प्रीस्ट नहीं बन सकती हैं, या फिर सेक्रेट स्पेसेस में सिर्फ मैन ही एंटर हो सकते हैं। तो ये जेंडर सोशलाइजेशन रिलीजन्स के थ्रू हो रहा होता है। रिलीजन का बहुत एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन में, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब कम्युनिकेशन और मीडिया में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है लड़कियों को या लड़कों को, उससे भी जेंडर सोशलाइजेशन पे फर्क पड़ता है। कि एडवर्टाइजमेंट में या फैशन या ब्यूटी एड्स में देखोगे आपको तो लड़कियों को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, ठीक है। उनकी विजुअल इमेजेस जो होती हैं प्रोडक्ट के, वो लड़कियों से अफिलिएट करके दिखाई जाती है। अगर कोई मेकअप के सामान है तो लड़कियों से अफिलिएट किया जाएगा। या फिर जैसे कि एक मार्केट में बहुत सारे जो बिस्किट कंपनी हैं वो मॉम के नाम से बेच रही होती हैं प्रोडक्ट, जैसे कि मॉम्स मैजिक मार्केट में आता है। या फिर देखो घर पे अगर वॉशिंग मशीन का ऐड होगा तो उसमें औरतें कपड़े धोते हुए दिखाई जाएंगी। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या फिर जेंडर सोशलाइजेशन हो रहा होता है कम्युनिकेशन और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। अब लैंग्वेज में भी फर्क पड़ता है कि कि जो लड़के होते हैं उनको बैचलर्स कहा जाता है, लड़कियों को स्पिंस्टर कहा जाता है। तो ये एक तरह से, या फिर अलग अलग जो टर्म्स यूज कर रहे होते हैं लड़के या लड़कियों के लिए, उससे भी उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन पर फर्क पड़ता है। अक्सर क्या देखा गया है, जो मेल्स के लिए टर्म्स यूज होते हैं वो वैसे टर्म्स होते हैं जो डोमिनेंस और सुपीरियोरिटी दिखा रहे होते हैं। फीमेल्स के टर्म्स के लिए जो टर्म्स यूज होते हैं वो डोसाइल और सबमिसिवनेस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप एग्जाम्पल सोचें और कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और उनका सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, उससे भी फर्क पड़ता है कि कम्युनिटी, फैमिली या वर्क प्लेस पर कैसा एनवायरनमेंट है, वो वुमेन्स के एक्सपीरियंस को या फिर शेप करती है और उसको उसको एक सोशलाइज करवाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, कि अगर कोई वुमेन मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन में काम कर रही है तो वो बहुत डिफिकल्टी फेस करेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, या फिर उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस देन ए वुमन, उस वुमन से अलग होंगी जो ट्रेडिशनली फीमेल ऑक्यूपेशन में काम करती है। जैसे कि अगर एक वुमन सिविल इंजीनियर बन जाए तो उसके जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग तरह से उसका सोशलाइजेशन होगा एज कम्पेयर टू एक एक दूसरी फीमेल जो एक तरह से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रही है, वो प्राइमरी स्कूल टीचर है, ठीक है। तो जो जहाँ पर वो वर्क प्लेस पे जाएगी उसका सोशल एनवायरनमेंट भी उसको सोशलाइज करेगा।
अब आते हैं मेल फीमेल बाइनरी के। हम मेल फीमेल के बारे में ही बात करी है हमने सिर्फ। जेंडर में बाकी सब जेंडर्स भी आते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर लोग आ जाते हैं या फिर एलजीबीटीक्यू इश्यूज होते हैं। ये सेक्सुअलिटी का पार्ट है, वैसे जेंडर का नहीं है मगर रिलेटेड है जेंडर से। मगर जेंडर में ही हम इसके बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, जब भी जेंडर की बात होगी तो सेक्सुअलिटी के बारे में भी बात होगी, जिसके बीच में क्या डिफरेंस है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आजकल जो है ना जेंडर में एलजीबीटीक्यू की भी बात हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज में उनको लेजिटिमेसी दे दी गई है। गे प्राइड होते हैं, गे लिबरेशन फ्रंट बनाए जाते हैं, उनके राइट्स को, उनके राइट्स का मुद्दा उठाया जाता है और कहा जाता है इनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। जैसे कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि ये जो एलजीबीटीक्यू ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करते हैं और स्टेट को उनके लिए कुछ अफर्मेटिव एक्शन भी लेने चाहिए, यानी कि ऐसे एक्शन जो उनको फ़ायदा पहुँचाएं। अब देखो जेंडर के इश्यू में क्या रिसेंट चेंज हुए हैं या उनमें मोबिलिटी आई है वो देखते हैं। फिर पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या हुए हैं इंडिया और ग्लोबली, पूरी दुनिया में, वो देखते हैं। तो रिसेंट स्टडीज़ जो भी हुए हैं वो उसमें हमें पता चला है कि बहुत सारे फील्ड्स में जो वीमेंस होती हैं वो बेहतर कर रही हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से। या कि कोई जॉब है उसमें वीमेंस का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा, या फिर क्लासरूम में उसमें वीमेंस का जो गर्ल्स होती हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं बॉयज़ से। अब ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे कि आप वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑटोमेशन सेक्टर में भी वुमेन देखने को मिल जाएंगी, सर्विस सेक्टर में भी वुमेन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि वर्क नेचर चेंज हो गया है, मशीनें आ गई हैं, तो फिजिकली डिमांडिंग वर्क कम हो गया है, तो वहाँ पर वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वुमेन। अब वुमेन्स का जो एजुकेशन अटेनमेंट है, यानी कि जो शिक्षा में भी वो आगे बढ़ के हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सोशियोलॉजी अगर आप सब्जेक्ट में यूट्यूब पे जाएं तो ज़्यादातर जो टीचर्स मिलेंगे आपको फीमेल्स ही मिलेंगी, ठीक। अब देखो जो बर्थ फ्रिक्वेंसी है, अब जो आजकल लोग देखोगे तो वो उनके एक या दो चाइल्ड्स ही होते हैं मैरिज के बाद ज़्यादातर, ठीक है। और उनके बीच में भी गैप होता है कई सालों का, जिसकी वजह से वुमेन्स को एक मौका मिल जाता है कि वो फुल टाइम जॉब है कर सकें घर के बाहर जाकर, ठीक है। एक चेंज हमें देखने को मिला है। और डोमेस्टिक वर्क का मैकेनाइजेशन हो गया है, जिसकी वजह से जो बर्डन है वुमेन्स पे वो कम हो गया है, जिसकी वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, कि रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, ठीक है। या फिर जो पोछा लगाने के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन्स आती है आजकल। ये सारी चीज़ें, ये मैकेनाइजेशन से भी वुमेन्स को एक फ्री टाइम मिला है, जिससे वो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकती हैं। अब देखो जो लव मैरिजेस होती हैं, रोमांटिक मैरिजेस, उससे डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो बदल जाता है। जहाँ अक्सर आपने देखा होगा जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें जो मैन है वो भी पार्टिसिपेट करता है हाउस होल्ड कोर्स करने में। और ज़्यादातर जो जहाँ जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों काम पर जा रहे होते हैं, ज़्यादातर केस में नहीं, जो लव मैरिजेस में आपको देखने को मिलेगा कि दो कि हस्बैंड बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरी वाइफ काम करेगी, या फिर वाइफ भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हस्बैंड के साथ मैं काम करूंगी कहीं भी बाहर किसी फैक्ट्री में जाकर, ठीक है। कुछ नए नए लॉज बन गए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस एक्ट 2013 का, वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे हैं फीमेल्स के लिए। अब बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भी हमें चेंज देखने को मिला है, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअलिटी के कंसेप्ट पे। सेक्सुअलिटी क्या होती है? देखो सेक्सुअलिटी जो रिलेटेड होती है वो पर्सन के डिजायर से रिलेटेड होती है, कि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका मेन पॉइंट है अट्रैक्शन। और जबकि जेंडर का जो मेन पॉइंट था वो था उसका वहां पर मेन पॉइंट था हमारा कि उसका रोल बिहेवियर क्या था उसका, ठीक है। बिहेवियर का पार्ट बात इसमें भी होगी, मगर जब भी डिफरेंस आए तो देखना सेक्सुअलिटी में अट्रैक्शन की बात होती है, कि आप दूसरों लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हो बेस्ड ऑन देयर जेंडर एंड सेक्स, ठीक है। अब देखो सेक्सुअलिटी के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है अट्रैक्शन, कि आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मैन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, विमेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीपल जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसे कि जो गेज होते हैं, या फिर जो बाइसेक्सुअल होते हैं, या फिर जो लेस्बियन होती हैं, ये सब क्या ही सेक्सुअलिटी है, ठीक है। या फिर दूसरा उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है, कि एक्चुअल फिजिकल या रोमांटिक एक्शन कैसा है आपका, आपका जो है मतलब आपका जो पार्टनर है वो क्या है, ठीक है। मैन है, वुमेन है, या अदर है, क्या है आपका पार्टनर, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपको उसके साथ बिहेवियर कैसा है, रोमांटिक एक्शंस कैसे हैं। अब तीसरा था आइडेंटिटी।
अब इन सारी चीज़ों से एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है इंसान की कि वो अपने आप को लेस्बियन कहेगा, गे कहेगा, बाइसेक्सुअल कहेगा एटसेट्रा। तो 3 पार्ट्स होंगे, अट्रैक्शन, बिहेवियर और आइडेंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें अट्रैक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करता है किसी की सेक्सुअलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखो जेंडर और सेक्सुअलिटी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर देख लेते हैं। और जेंडर क्या बताता है, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। ठीक है, मेल हूँ, फीमेल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ या सिस जेंडर हूँ। जबकि सेक्सुअलिटी बताती है कि मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। कि अब एक मेल जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है दूसरे मेल की तरफ, तो जेंडर तो उसका मेल हुआ, मगर उसकी सेक्सुअलिटी क्या हो जाएगी, गे हो जाएगा वो। ठीक है, वो अट्रैक्ट किसकी तरह हो रहा है। की डेफिनेशन देखेंगे तो सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो हमने देखा था पहले। अब यहाँ पर होता है सेक्सुअलिटी में क्या होता है, पर्सन किसकी तरफ इमोशनली, रोमांटिक और फिजिकल अट्रैक्ट फील करता है। यहाँ पर जो जेंडर पर जो फोकस होता है हमारा, वो सेल्फ आइडेंटिटी पे होता है और सोशल कैटेगराइजेशन पर। मगर सेक्सुअलिटी में हम देखते हैं कि रिलेशनशिप उसके किसके साथ है, उसकी डिजायर क्या है मन में, वो किन की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे कि जेंडर के एग्जांपल सिस जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, नॉन बाइनरी पर्सन है या एजेंडर हैं। ये सब क्या है, ये जेंडर की कैटेगरीज हैं। जबकि जो सेक्सुअलिटी की कैटेगरीज होंगी वो हेट्रोसेक्सुअल, जैसे स्ट्रेट लोग होते हैं, या होमोसेक्सुअल में गे आते हैं, लेस्बियन आते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, फिर पेनसेक्सुअल होते हैं, फिर असेक्सुअल होते हैं। ये सब किसकी कैटेगरी है, ये सेक्सुअलिटी की कैटेगरी है, ना कि जेंडर की। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी क्या होता है। फेमिनिटी क्या होता है, ये चीज टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जब आप किसी को कहोगे कि ये मस्कुलिन है या ये फेमिनिन है, तो आप मतलब क्या है, आप उसके बिहेवियर के बारे में ही तो बात कर रहे होते हो। उसका बिहेवियर कैसा है, वो ट्रेड्स बिहेवियर में आ जाएगा। उसके इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे क्या क्या रोल्स प्ले कर रहा है। तो मेन चीज आती है बिहेवियर और इंटरेस्ट की। रोल्स तो तुम हर जगह घुसा सकते हो, भी उसका कैसा बिहेवियर है, कहते हैं ना अरे दो तो लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, या फिर तुझे तो ये पसंद, पिंक कलर की शर्ट पहनना पसंद है, ये तो लड़कियों को पसंद आते हैं। तो यहाँ ने कि आपने जो मस्कुलिनिटी और या फिर फेमिनिनिटी का जो डेफिनेशन होती है सोसाइटी में, वो बिहेवियर और इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है कि वो मैन किसको मानता है और वुमेन किसको मानता है। अब देखो, क्योंकि ये सोसाइटी डिसाइड कर रही है, तो ये फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड हुई, यानी कि वो सोशलाइजेशन के थ्रू लोग लर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर में जाते हैं, देखते हैं कि अरे वहाँ तो लड़कियां अजीब से ड्रेस हो रहे थे, ऐसे तो यहाँ हमारी लड़कियां ड्रेस पहनती हैं। तो यहाँ पर ये जो जो उन्होंने मस्कुलिनिटी का कंसेप्ट देखा था कि उनकी सोसाइटी में लड़के अलग कपड़े पहनते हैं, दूसरी सोसाइटी में उन्होंने लड़कों के कपड़ों को देख के कहा कि ये तो लड़कियों की तरह भी ये कपड़े पहन रहे हैं। उनके इंटरेस्ट जो है कपड़े पहनने के, लड़कियों की तरह है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उन्होंने उनके बिहेवियर से जाना। उन्होंने क्या किया, एक स्पेसिफिक ट्रेड्स और बिहेवियर अटैच कर दिए थे कि अगर मेल है तो वो इस तरह के कपड़े ही पहने। ठीक, तो एक सोशली लर्नड आइडियाज तो हुआ, नेचर ने तो नहीं दिया ये चीज। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी में क्या फर्क होता है। फेमिनिटी का फोकस जो होता है, वो फेमिनिटी में ज्यादातर फोकस किस चीज पर करते हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, केयरिंग फॉर द अदर्स, कीपिंग ऑन पीस, केयरिंग, रिलेशनशिप, इन चीजों पे फेमिनिटी पे फोकस किया जाता है। मस्कुलिनिटी पे क्या फोकस होता है कि कंट्रोल, अगर कोई किसी दूसरे को कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल करने वाला मस्कुलिन माना जाता है, वो अपने गोल्स को अचीव करता है। ठीक है, प्रूविंग कॉम्पिटेंस, ये सब ट्रेड्स क्या होते हैं, मस्कुलिनिटी के साथ अटैच किए जाते हैं। कॉमन ट्रेड्स क्या होते हैं कि एम्पैथेटिक, सेंसिटिव, पेशेंट, जेंटल, विलिंग टू बी वल्नरेबल, ये सब क्या है, फेमिनिटी के ट्रेड्स होते हैं। ऊपर वाले पे हम ट्रेड्स मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी गोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल से, इस पॉइंट को हमें काट देना चाहिए। ठीक, ट्रेड्स पे ही फोकस करना चाहिए। तो फीमेल्स को क्या माना जाता है कि वो एम्पैथेटिक होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, पेशेंट होती हैं, जेंटल होती हैं, वल्नरेबल होती हैं। ठीक है, जबकि मैस्कुलिनिटी को क्या, मस्कुलिन लोग कौन माने जाते हैं, जो इंडिपेंडेंट हों, असर्टिव हों, जो अपनी बात रख सकें, स्ट्रॉन्ग हो, कॉम्पिटिटिव हो, लॉजिकल हो, इमोशनली स्टेबल हो। ठीक है, और एग्रेसिव होना भी मस्कुलिनिटी में माना जाता है। तो यहाँ पर एग्रेसिव भी हम लगा सकते हैं पॉइंट। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। फेमिनिटी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो होम मेकर हो, फैमिली लाइफ को इंपॉर्टेंस दे, चिल्ड्रंस को रेस करे, कम्युनिटी बॉन्डिंग बढ़ाए। जबकि मस्कुलिनिटी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर, वर्क प्लेस, उसकी
वर्क प्लेस में जाके काम करे, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो, टीम्स को लीड करने वाला हो, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोवाइडर हो, इस तरह से। और फेमिनिनिटी में फोकस कहाँ होता है, सॉफ्टनेस पर, ग्रूमिंग पर, मोडेस्टी, एलिगेंस, ये सब क्या ये ट्रेड्स फीमेल्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं क्योंकि फेमिनिनिटी का पार्ट माने जाते हैं सोसाइटी के थ्रू। जबकि मस्कुलिनिटी में फोकस कहाँ हो जाता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, मस्कुलर बिल्ड, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इन सब चीज़ों में चीज़ें मस्कुलिनिटी में फोकस की जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये सोशली लर्न चीज़ें हैं, कल्चर टू कल्चर डिफर करेंगी, ये यूनिवर्सल नहीं है, नो यूनिवर्सैलिटी। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सारे पॉइंट्स आपको रिलेटेबल लग रहे होंगे, मगर हो सकता है 200 साल पहले इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स जो उनकी वैलिडिटी हो ही ना, ठीक है। अब आता है डिसेबिलिटी पर। डिसेबिलिटी क्या होता है, मतलब एक लॉन्ग टेयर इम्पेयरमेंट, यानी कि आपको फिजिकली आप इम्पेयर्ड हो, मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, या सेंसरी फंक्शंस काम नहीं कर रही हैं, उसको अगर हम सोसाइटल बैरियर के साथ मिला देते हैं तो डिसेबिलिटी बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है सोसाइटी में। जैसे कि कोई माजूर है, उसका एक एक पैर नहीं है उसका, ठीक है, तो फिजिकली इम्पेयर्ड है ना, मगर अगर उसके पैर ना होने की वजह से कि वो सीढ़ी ना चढ़ पाए तो वो डिसेबल हो जाएगा। डिस मतलब नॉट एबल मतलब परफॉर्म करना, तो डिसेबल। वो नॉर्मल लाइफ जो लोग जी पा रहे हैं उसको नॉर्मल लाइफ जीने के एबल नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको वेरियस मींस प्रोवाइड नहीं किए कि वहां पर एक एक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है तो वहां पर लिफ्ट होनी चाहिए थी ताकि वो सीढ़ियाँ चढ़ जाए। तो ये इस तरह ये जो वर्ड है ना डिसेबिलिटी, यहाँ पर जो बर्डन होता है वो सोसाइटी के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुमने सोसाइटी को इस तरह से बनाया है जो इसकी वजह से जो इम्पेयर्ड पर्सन हैं वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं एज ए नॉर्मल मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, ठीक है, समझ गए आप। अब देखो इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। इम्पेयरमेंट एक फिजिकली मेंटल कंडीशन होती है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्ट करती है लोगों के, जैसे कोई माजूर है, किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ कम सुनाई देता है, या फिर वो आंखों से उसको कम दिखाई देता है, ठीक है। जबकि डिसेबिलिटी में क्या होता है कि वो पब्लिक लाइफ में फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है क्योंकि सोसाइटल बैरियर्स वहाँ पर होते हैं। जैसे कि कोई पैरों से माजूर है, वो चल नहीं सकता तो अपनी व्हील चेयर में बैठा है। अब व्हील चेयर में बैठा है तो वहां पर उसको सीढ़ियाँ चढ़नी हो, नहीं चढ़ पाएगा ना व्हील चेयर पर सीढ़ियाँ, एक रैंप होना चाहिए था। अब रैंप नहीं है तो ये सोसाइटी की गलती है ना, सोसाइटी ने बैरियर लगा दिया वहां पर रैंप ना बनाकर उसके सीढ़ी चढ़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिसेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इम्पेयरमेंट है ना इसको डिस्करेज किया जाता है सोसाइटी में इस्तेमाल करने में। जैसे कि आप बहुत सारे फॉर्म्स भरोगे तो वहां पर रिजर्वेशन जो होता है वो डिसेबल्ड इंडिविजुअल के लिए रिजर्वेशन है, ये बताया जाता है। तो मतलब हम उनको उन पर ब्लेम नहीं डाल रहे, लोगों पर ब्लेम किस पर डाल रहे हैं, सोसाइटी पर, कि सोसाइटी इस तरह से नहीं बनी है कि डिसेबल लोग भी एज ए नॉर्मल पर्सन फंक्शन कर पाए। अब देखो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन होता है और वल्नरेबल होते हैं सोसाइटी में, उन्हें सोसाइटी का प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, लोअर सेल्फ एस्टीम और वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। इसलिए उनको एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सिर्फ सीढ़ी ना बनाओ, आप एक रैंप भी बनाओ, आप लिफ्ट भी बनाओ, ठीक है। जैसे कि स्कूल्स होते हैं, एक स्पेशल स्कूल्स बनाए जाएं जो आंखों से नहीं देख सकते, उनको ब्रेल्स लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ठीक है? लेकिन जब देख नहीं पाएंगे तो उनको वर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, तो एक नई लैंग्वेज होती है उसके थ्रू वो लिख पाते हैं, समझ गए आप। डॉट से बनी होती है वो लैंग्वेज, ऐसे करके डॉट्स होते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक पैटर्न्स में अरेंज होते हैं। अब देखो डिसेबिलिटीज फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, कोई माजूर है हाथ पैर से, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक ठीक। जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटी में वो प्रॉपर थिंक, समझ गए ना मेंटल का मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि कोई शिज़ोफ्रेनिया कोई बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है मेंटल इलनेस उसकी वजह से। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है कि वो इंटेलेक्चुअली समझ नहीं पाता है चीज़ों को, या फिर कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है कि वो लर्न करने में उसको मुश्किल होती है चीज़ों को, जैसे कि तारे ज़मीन पर आपने मूवी देखी थी, वहाँ पर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है लड़के बच्चे को, समझ गए आप। अब डिसेबिलिटी के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, इसमें आप भी कुछ जो वैलिड कॉज है वो भी ऐड कर सकते हो इस लिस्ट में। पॉवर्टी है, मेल न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया बॉडी का, कोई वॉर आ गया, वॉर की वजह से कुछ
कि लोग जो हैं वो इम्पेयर्ड हो गए, डिसेबल हो गए न्यूक्लियर रेडिएशंस की वजह से, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की वजह से, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सीडेंट न्यूक्लियर बम गिराया था अमेरिका में, उसकी वजह से जो लोगों के बच्चे थे उनके अंदर परमानेंट डिसेबिलिटीज़ देखने को मिली हमें। पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर है, जैसे कि पोलियो अगर किसी को हो गया तो वहाँ पर उसको उस टाइम पर अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उसकी डिसेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर है तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है। ट्रीटमेंट अच्छे टाइम पर हो जाता है तो डिसेबल बनता ही नहीं। इलनेस हो सकता है, कोई बहुत सारी बीमारी होती हैं कि स्पेशली पोलियो की अगर हम बात करें या मीजल्स की, जो ट्रांसमिटेड हो सकती हैं। इनमें से बहुत सारी पोलियो तो ट्रांसमिट नहीं होती है, सिर्फ सिर्फ वायरस होता है। बहुत सारी बीमारियों की वजह से इनमें बर्थ डिफेक्ट्स आ जाता है कि माँ को बीमारी हुई, बच्चे को एक डिसेबिलिटी पैदा होगी बच्चे में, इसलिए इनका ख्याल रखा जाता है। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, मैनुअल लेबर, उसके हाथ पे कोई मशीन गिर गई है और उसका हाथ खराब हो गया, ये सब हो सकता है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है लोगों में, या फिर डिसेबिलिटी इनहेरिटेड भी होती है, जेनेटिक भी हो सकती है डिसेबिलिटी। इसकी डाउन सिंड्रोम होता है, जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, वो सब किसमें आएंगे? इनहेरिटेड डिसेबिलिटीज में आ जाएंगे। अब डिसेबल लोगों को क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में? एक्सेसिबिलिटी की परेशानी होती है, रैंप नहीं होते, नैरो हॉलवेज होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ बहुत सारी जगह उनको एक्सेसिबल ही नहीं हो पाती हैं। एजुकेशन कि बहुत सारे डिसेबल पर्सन जो होते हैं ना, वो एजुकेशन ही हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता स्कूल्स में। जैसे कि ब्रेल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया था ना, डॉट वाली लैंग्वेज होती है ब्रेल्स। अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको ब्रेल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। कुछ डॉट्स होते हैं जिनको टच करके वर्ड्स बना लेता है। अगर ब्रेल लैंग्वेज में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है तो फिर वो एजुकेशन कैसे हासिल कर पाएगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन? उनको हेल्थ केयर एक्सेस नहीं मिल पाती है टाइम पर, और सोसाइटी में उनके खिलाफ बहुत सारे स्टीरियोटाइप डेवलप हो जाते हैं कि अगर ये कोई माजूर इंसान होता है पैरों से तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से गलत गलत स्टीरियोटाइप सोसाइटी डेवलप कर लेती है, और एक लैक ऑफ एम्पैथी भी देखने को मिलती है हमें सोसाइटी में उनके खिलाफ। और उनके अंदर एक अपनी पर्सनल फीलिंग भी डेवलप हो जाती है कि हमें सोसाइटी ने इग्नोर किया है, तो उसकी वजह से वो सैड भी रह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं बहुत सारे उन्हें, उनको टीज़ किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, ठीक है? और जो बहुत सारे डिसेबल पर्सन होते हैं वो एक रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं और वो आइसोलेटेड फील करने लगते हैं सोसाइटी में। अब उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कि हमें डिसेबल्स लोगों की एक वैल्यूड मेंबर ऑफ सोसाइटी मानना पड़ेगा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा, और डिसेबिलिटी हिस्ट्री स्कूल्स में पढ़ानी पड़ेगी कि वो कैसे कैसे उनको परेशानी होती थी ताकि उनको वो आगे परेशानी ना झेलनी पड़े। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए स्कूल्स में, जैसे कि ब्रेल लैंग्वेज में भी उनको पढ़ाया जाना चाहिए। मीडिया के थ्रू उनका एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, और डिसेबल्स पर्सन को लोग जो एज ए ऑर्डिनरी पीपल ट्रीट करें, ठीक, उसको उसके बारे में अच्छा सोचें, उसको गाली ना दें, एक्सेट्रा वगैरह। अब बहुत सारी बुक्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो को पॉज करके साहब के नाम लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।